डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कार बायोविजन। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज का हमारा लेक्चर स्पेशली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर है। आज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को हम लोग डीपली जानेंगे कि फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जन्म स्वास्थ्य में हमने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। हमारा भारत आज के डेट में बहुत ही सुनहरा मौके को पाया है। भारत के लिए हमारा गौरवशाली समय है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई 2020 को WHO का कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इसके लिए हम सभी उनको बधाई दे रहे हैं। अब चलते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की जनसंख्या के बारे में जब स्टडी किया तो विश्व में भारत जनसंख्या के आधार पर ये दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या के आधार पर चाइना प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत प्रथम स्थान है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत हमारा दूसरे स्थान पर है, जो वाकई में चिंता का विषय है। इसके लिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम लागू किया, एक प्लान किया, एक योजना बनाई। उस योजना का नाम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दिया गया, जिसे भारत में 1951 में लागू किया गया। आखिर भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, जो वाकई में चिंता की विषय थी, दिन दूनी रात चौगुनी जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही थी, इसके बहुत से दुष्परिणाम हो रहे थे, जो आज भी अपने समाज में, अपने सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। और हम उसे अपने परिवार में अपने साथ ये सब कुछ फील करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि जनसंख्या जो बढ़ रही थी हमारे भारत में, उसका क्या रीजंस था। सबसे पहले तो शिक्षा। हमें जब शिक्षा की कमी होगी, हमारे अंदर जब शिक्षा नहीं होगी, तो हमें किसी खास चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा, उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। और जब तक हमें उसका ज्ञान नॉलेज नहीं होगा, हम उस तकनीक को, उस टेक्नोलॉजी को, उस संसाधन को अपना नहीं सकते। तो देखिए कि जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात किए, तो हमारे भारत में जब हमारे पास शिक्षा की कमी थी, हमें किसी चीज की खास जानकारी नहीं थी कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसे कैसे रोका जाए, तो उस समय क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि होती चली गई। अर्थात जनसंख्या वृद्धि का अर्थ कि आपकी जैसे ही शादी होती है, 5, 7, 10, 12 बच्चे होते हैं, फिर उसकी शादी होती है, इसी तरह से 5, 7, 10, 12 बच्चे हो रहे हैं। सोचिए कि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, किन किन परेशानियों में हम और हमारा समाज पड़ता है। सबसे पहले जिस प्रकार से जनसंख्या हमारा बढ़ेगा, उस तरह से आय में कमी होगी, इनकम में कमी होगी। अर्थात आप अगर 10,000 कमाते हैं और आपके 6-7 बच्चे हैं, तो उस 10,000 में ही सभी को खाना पीना पड़ेगा, सभी के शिक्षा की व्यवस्था होगी, सभी के रहन सहन, स्वच्छता या फिर कपड़ों की व्यवस्था होगी। तो आप सोचिए कि 10,000 में किस प्रकार से एडजस्ट कर पाएंगे आप। दूसरा होगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी। अर्थात
जो प्राकृतिक संसाधन है, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगा उस प्रकार से उसकी कमी आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि वनों में जो हमारे विभिन्न स्थलों की बात कर रहे हैं, जो वन स्थल है वहां पर पेड़ों की कटाई होती है, चाहे वो चंदन तस्कर की बात करते हैं या फिर इस तरह जो फर्नीचर प्राप्त जिन लकड़ियों से किया जाता है, जिन पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, उसकी भी कटाई होती है। ठीक है, अब जो प्राकृतिक खनिज है उसकी भी कमी होगी। जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है वो वाकई में चिंता का विषय है। अब देखिए, जमीन की कमी होगी। अगर आपके पास जितने भी जमीन हो, आपके 5-7 औलाद हो, तो आपके बाद आपका जो जमीन होगा, आपकी जो भूमि होगी 5-7 भागों में बंट जाएगा। जब उनके बच्चे होंगे उसी तरह से उनके भी बंटवारे होंगे। तो इस प्रकार से जो एक बड़ा सा टुकड़ा था 10 कट्ठा का या फिर 1 बीघा का, वो देखते ही देखते 100 साल के अंदर वह 1 कट्ठा का या 2 कट्ठा का हो जाता है। मतलब सोचिए कि वो समेटते जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ा, इसलिए सभी प्राकृतिक संसाधनों की कमी आ रही है। ठीक है, अब ये वाकई में चिंता का विषय था। इसके लिए WHO ने एक प्रोग्राम बनाया जिसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहते हैं, जिसे 1951 में लागू किया गया। भारत जैसे देश में जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है, जब फैमिली प्लानिंग लागू किया गया तो उस समय विभिन्न से संसाधनों का प्रचार प्रसार के माध्यमों से एक दूसरे तक, अर्थात गांव तक, शहरों तक विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया गया। उसके लिए स्लोगन भी तैयार किए गए। WHO के अनुसार जब फैमिली प्लानिंग लागू किया गया तो सबसे पहला स्लोगन था कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। दूसरा था 2 बच्चों की हंसते से कटे सारी जिंदगी मस्ती से, 2 बच्चों की हंसती से कटे सारी जिंदगी मस्ती से। लेकिन मेरा नारा है, इस प्रेम सर का नारा है, एक एक अभी नहीं, एक एक अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं। अर्थात एक जो बच्चा हो उसमें समय लगे 3 साल से 5 साल, शादी के बाद 3 से 5 साल, लेकिन जब एक हो जाए तो उसके बाद जो भी विधि अपनाना हो उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं हो तो बेहतर है। जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है, आपके आय में कमी हो रही है, भूमि में कमी हो रही है, तो इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो ये हमने स्लोगन देखा, स्लोगन को सुना। अब देखिए कि जब फैमिली प्लानिंग लागू हुआ तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसे कैसे रोका जाए। अब सोचिए, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी तो चिंता की विषय थी, लेकिन अब प्रोग्राम के तहत उसे लागू किया गया, विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया गया, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से। सोचिए, सभी माध्यमों से हम सभी तक इसका प्रचार प्रसार हुआ, हमने उसको अमल करना शुरू किया। तो कंट्रोल, जो बर्थ कंट्रोल है, जो जन्म में कंट्रोल है, उसकी बात करते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो हो रहा है उसके लिए किन विधियों को हम अपना सकते हैं। सबसे पहली विधि है हार्मोनल विधि। आज के डेट में हमारे बाजारों में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल टेबलेट्स जैसे माला डे, माला एन, अप्सरा, परी, सहेली, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के हार्मोनल टेबलेट्स, जिसे हम गर्भ निरोधक टेबलेट्स कहते हैं, गर्भ निरोधक गोली कहते हैं, उसे महिलाएं ले सकती है। उस पे अंकित किया हुआ रहता है, एक के बाद एरो होता है, दो के बाद एरो होता है, तीन के बाद एरो होता है, 4, इस प्रकार से नीचे 21 तक, 21 के बाद 28 तक अंकित होता है। ठीक है, अर्थात महिलाएं
जैसे ही उनमें एमसी होगी और उसके बाद एमसी से फ्री होंगी, अर्थात लगभग 5 से 6 दिन तक लगता है। उसके बाद प्रत्येक दिन रात को एक गोली लेनी पड़ती है। तो जो देख रहे हैं कि राउंडेड पार्ट है एक, तो इसे पहले दिन लेना चाहिए। फिर एरो दिया हुआ है, दूसरा राउंडेड पार्ट है तो दूसरे दिन लेना है। एरो है तीसरा जो राउंडेड पार्ट है, इस गोली को तीसरे दिन लेना है। इस प्रकार से सभी टेबलेट्स के ऊपर राउंड मार्क बना होता है, किस दिन किसे लेना है वह ले सकते हैं। जैसे ही महिलाएं इसे कंटिन्यू 21 दिन 21 डे तक लेती हैं, उसके बाद लेने की जरूरत नहीं है। ठीक लगभग 7वें दिन पुनः एमसी शुरू हो जाती है। तो हमने हार्मोनल टेबलेट्स के बारे में जाना, इसके इंजेक्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं 3 महीना के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 1 वर्ष के लिए। अलग अलग पावर के, अलग अलग कैपेसिटी के हार्मोनल इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक विधि का अर्थ होता है कि जब हम सेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं तो उस समय जब सीमेन अर्थात वीर्य निकलने वाला होता है, स्खलित होने वाला होता है, उस समय मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के वेजाइना से पेनिस अर्थात लिंग बाहर निकाल लेता है और उस समय जो सीमेन है, जो वीर्य है, वह वेजाइना में स्खलित होकर न होकर, मतलब वेजाइना में न गिरकर वह वेजाइना से बाहर गिरेगा। इसे कहेंगे कि प्राकृतिक विधि। अर्थात जो सीमेन है वह मेल सेक्सुअल ऑर्गन जब फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में अर्थात वेजाइना में होता है, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, उस समय सीमेन वेजाइना के अंदर नहीं गिरना चाहिए। उस समय अब मेल पार्टनर अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को मतलब पेनिस को निकालकर बाहर सीमेन को गिरा सकते हैं। इसे बोलते हैं प्राकृतिक विधि। चलिए ठीक है, हमने इसे देखा। अब इसके बाद देखते हैं यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि की बात करते हैं कि यांत्रिक विधि क्या है। देखिए, यांत्रिक विधि को दूसरे शब्दों में हम लोग कहेंगे कि गर्भ निरोधक विधि। कॉन्डम का नाम हम सभी जानते हैं, जिसे निरोध कहते हैं। गर्भ निरोधक अर्थात गर्भ को रोकने वाले विधि को गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। तो बाजार में विभिन्न सारे कॉन्डम्स हैं जो मेल पार्टनर्स या फीमेल पार्टनर अर्थात मेल कॉन्डम्स भी है और फीमेल कॉन्डम्स भी है। तो अधिकतर हमारे सोसाइटी में मेल कॉन्डम्स ही मिलते हैं, तो मेल कॉन्डम्स हम लोग यूज कर सकते हैं और उससे सबसे बड़ा फायदा है कि अनचाहे गर्भ से सुरक्षा, किसी प्रकार का खतरा का कोई संकेत नहीं। तो इसलिए यांत्रिक विधि को हम सभी अपना सकते हैं। यांत्रिक विधि बहुत ही इजी वे में हम लोग उसे अपना सकते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, जो दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए 100% सेफ एंड सिक्योर है। अब देखते हैं इसके बाद रासायनिक विधि होती है। रासायनिक विधि अर्थात जो केमिकल्स की बात हो रही है। तो देखिए इसमें क्या है कि स्पर्मिसाइडल्स रसायन होता है। एक रसायन है जिसका नाम है स्पर्मिसाइडल्स, जो सर्विक्स पे लगा दिया जाता है और उस रसायन को लगाने के बाद जब कोई मेल फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप में होता है, अपने पार्टनर के साथ संभोग करता है, वैसे परिस्थिति में उस केमिकल के द्वारा जो स्पर्म होते हैं, जो सीमेन में स्पर्म्स होते हैं, जो वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं, वह वहीं के वहीं मर जाते हैं। इसलिए गर्भ का कोई खतरा नहीं होता है। किंतु यह 100% सेफ एंड सिक्योर इसलिए नहीं माना जाता है कि इस विधि को अपनाना मुश्किल है, क्योंकि इस विधि को कोई अपनाना नहीं चाहता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद
एक होता है सर्जिकल विधि। सर्जिकल का अर्थ होता है ऑपरेशनल, ऑपरेशन देहाती भाषा में, ठीक है। सर्जिकल मेडिकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो सर्जिकल विधि क्या है? हम सभी नसबंदी का नाम सुने होंगे, मतलब नर मतलब पुरुष नसबंदी होता है, महिला नसबंदी होता है। तो इसमें क्या होता है, पुरुष नसबंदी में जो शुक्राणु जाने का जो रास्ता है, शुक्रवाहिनी है, जहां से शुक्राणु गुजरता है, उस कनेक्शन को काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है। देखिए इस फिगर में देख लिया आपने। अब देखिए इस विधि को अर्थात सर्जिकल विधि में जो पुरुष नसबंदी हुआ उसे हम लोग कहते हैं वेसेक्टोमी। क्या कहेंगे? वेसेक्टोमी। अब जो महिला नसबंदी होगा उस नसबंदी में क्या किया जाता है? उस नसबंदी में जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, जहां से अंडाणु आते हैं, उस कनेक्शन को, अंडवाहिनी के कनेक्शन को काट दिया जाता है, ठीक है। और काट कर उसे भी धागे से बांध दिया जाता है। देखिए इस फिगर में, देखिए देख लिया आपने। तो उसे काट दिया जाता है और जोड़ दिया गया, ठीक है। अर्थात अंडाणु निकलने का जो रास्ता है, अंडाणु जहां से अंडवाहिनी से ओविडक्ट से होते हुए फ्लोपियन ट्यूब से जो बाहर आता है वह नहीं आएगा, ठीक है, जिससे कि प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? फीमेल में जो सर्जिकल विधि अपनाई जाती है, जो नसबंदी कराई जाती है, उसे हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। अब सवाल है कि हम लोग यहाँ पे पुरुष नसबंदी वेसेक्टोमी पढ़ा, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी पढ़ा। अब क्या ये दोनों एक साथ संभव है? तो इसकी जरूरत नहीं है। कोई एक मेल फीमेल में, मतलब वाइफ हस्बैंड में कोई एक पार्टनर या तो मेल या फीमेल नसबंदी करा सकते हैं। दोनों को कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जहां भी हम नसबंदी कराए वह डॉक्टर अच्छे हों, अच्छे सर्जन हों, जो सही से हमारा नसबंदी करें, हमारा देखभाल हो और इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। पूर्णतः आप सेफ हैं, नसबंदी करवा सकते हैं। जनसंख्या रोकने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी है जो बिना नसबंदी कराए, बिना हार्मोनल्स विधि के, बिना यांत्रिक विधि के, बिना सर्जिकल विधियों के आप सेफ रह सकते हैं। वह क्या है? कॉपर टी। देखिए यहां पर कॉपर टी। कॉपर टी क्यों नाम पड़ा? कॉपर टी जो है वह टी शेप का बना होता है। ये देखिए ये टी शेप का बना होता है और ये जो टी शेप है यह टी शेप वेजाइना के अंदर यूट्रस के मुंह पे, यूट्रस के जो सर्विक्स पॉइंट है वहां पे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने समझा कि कॉपर का बना हुआ है, उसमें कॉपर में जंग नहीं लगता है, इसलिए यूट्रस का जो आउटर साइड है, जो उसका मुंह है, जो उसका सर्विक्स पॉइंट है, वहां पे इस कॉपर टी को लगा दिया जाता है, ठीक है। कॉपर टी को लगा दिया जाता है जिससे कि स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में यह भी सेफ नहीं है, क्योंकि जब भी इसे लगाया जाएगा तो नॉर्मल सर्जरी होता है, बिल्कुल माइनर सर्जरी उसे कहेंगे हम लोग।
वह क्यों? क्योंकि उस पर्सनल पार्ट्स को थोड़ा सा सर्जरी करके ही इसे सेट किया जाता है, ठीक है, जो पीड़ादायक भी है, अर्थात उसमें परेशानी भी है। तो आज के डेट में कॉपर टी लगवाने की खास जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी विधियां हैं जिस विधि को आप अपना सकते हैं। इस विधि में जिस विधि को भी आप चाहते हैं आप अपना सकते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज हमने ये देखा कि WHO ने जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लागू किया तो ऐसा क्या उनका विचार था, उस संस्था का क्या विचार था। जब फैमिली प्लानिंग लागू हुआ उसके बाद जो बर्थ कंट्रोल हुआ, जो जन्म दर में जो कंट्रोल हुआ, वह किस कारणों से हुआ, स्लोगन के बारे में हमने पढ़ा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, अपने जीवन में भी उतारना है। इसमें से किसी भी विधि का अपने जीवन में भी प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें से कोई भी विधि अगर हम अपनाते हैं, जिस विधि के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, वह हमारे लिए जो सेफ हो, सेफ रिलेशनशिप हो, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो, परेशानी नहीं हो, और खासकर हमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगे, डिजीज नहीं लगे। WHO का अगर इन विधियों के द्वारा अगर प्रचार प्रसार किया गया, इन विधियों को बाजार में उपलब्ध कराया गया, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को बाजार में उपलब्ध कराया गया, तो इसका एक ही मकसद था कि हम स्वस्थ हो। जनन जो है वह स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि हमारा जनन स्वस्थ हो। सीधी सी बात है कि जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, जब हमारा समाज स्वस्थ होगा तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। हमारा स्वस्थ होना कितना आवश्यक है ये हम आप सभी जानते हैं। हमारा स्वस्थ होना अति आवश्यक है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ होता है, जब हमारा परिवार स्वस्थ होता है तब हमारा समाज स्वस्थ होता है, जब हमारा समाज स्वस्थ होगा तब हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा, और जब हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा तो हमसे धनी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आज के दुनिया में अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो और आप विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो तो आपके जैसा गरीब कोई नहीं है। पैसा तो होता है, डॉक्टर्स आपको मना कर देते हैं कि चीनी वाली चाय नहीं पीनी है, आपको डायबिटीज है। पैसा तो होता है, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, आप इलाज भी कराते हैं, लेकिन आपके अंदर ये डर होता है कि अगर मैं चीनी वाले चाय को लेता हूँ, पीता हूँ, सेवन करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए घातक है। इस प्रकार से विभिन्न बीमारियों की बात करेंगे हम। WHO ने जब फैमिली प्लानिंग लागू किया और बाजारों में जब गर्भ निरोधक गोलियों को उतारा या फिर कॉन्डम बाजार में उपलब्ध हुए, जिसका प्रयोग आज के डेट में हमारा समाज हम सभी कर रहे हैं, सोचिए कि क्या वह सिर्फ अनचाहे गर्भ से रक्षा करता है? क्या वो सिर्फ अनचाहे गर्भ को रोकता है? नहीं, हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। और संक्रामक रोग की बात कर रहे हैं हम लोग। एड्स का नाम हमने सुना है। एड्स एक ऐसा एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो अनैतिक संबंधों से फैलता है। अर्थात एक से अधिक अगर महिलाओं से अगर हमारा अनैतिक संबंध हो, अनसेफ रिलेशनशिप हो, अर्थात विदाउट कॉन्डम अगर हम सहवास करते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो हो सकता है 100% ऐसा चांस हो सकता है कि एड्स का
ग्रसित होना तय है, एड्स से ग्रसित होना तय है। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सभी अपने सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, अपने सेहत पर, अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो जरूर हम धनी हैं। इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।